गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। प्लीज लुक एट द बोर्ड। देखिए बच्चों, आपको पिछली क्लास में हम समझा रहे थे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो बहुत सारी बातें समझाई हमने, और जो चीज़ें हमने पूरी समझी उनको हम लास्ट में समराइज करेंगे। और आज ये टेंस आपका खत्म भी हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा बच्चों लेंथी है। एक्चुअली इसको समझने का मतलब है पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब बच्चे कई बार समझते हैं कि साहब सर 20 दिन हो गए पढ़ाते हुए, 18 दिन हो गए। अरे बच्चों 18 दिन में से 9 दिन तो वैसे ही निकाल दो, क्योंकि 9 दिन तो आपको पता है 9th को पढ़ाता हूँ, 9 दिन आपको पढ़ाता हूँ, फिर संडे अपनी जगह है ना। तो इस तरीके से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, और इसमें जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही टाइम लगा है। और दूसरी बात यह है कि आने के बाद में आपको पता मैं चुप बिल्कुल नहीं रहता हूँ, सारे उदाहरण देता हूँ आपको। अब टाइम लगना है तो लगना है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो लेकिन फिर भी आपका ये फर्ज बनता है कि जो आपको पढ़ाया गया है उसको आप इतना अच्छा पढ़ें कि फिर दोबारा जो है आपको इस पर कभी दोबारा आपको कभी इसके ऊपर टाइम जो है वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक, है ना। अब मैं अपनी बात पे आ आता हूं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का बच्चों एक यूसेज ये भी होता है। देखो, एचएस का मतलब होता है, एचएस का मतलब, एचएस तो क्या है, एक प्रकार से ये मान लो आप एचपी करो आप इसको। तो एचपी का मतलब क्या होगा, हिस्टोरिकल प्रेजेंट होगा। तो हिस्टोरिकल प्रेजेंट क्या होता है, जरा बच्चों एक सेंटेंस के माध्यम से अपनी बात क्लियर करता हूं, जरा ध्यान देना आप। जब मैं आपको कहता हूं कि नाउ बीरबल enters Akbar's कोर्ट। नाउ बीरबल एंटर्स अकबर्स कोर्ट, यानी अब बीरबल जो है प्रवेश करता है अकबर के दरबार में। अब बच्चों बीरबल प्रवेश करता है अकबर के दरबार में। तो आपने क्या देखा यहां पर, आपने देखा बच्चों कि ये आज की बात नहीं है, तो काफी पुरानी बात है, ये हिस्टोरिकल है। तो लेकिन जब हिस्टोरी कोई भी ऐतिहासिक बात को बच्चों अपन प्रेजेंट में बोलते हैं, जैसे मैंने कहा था आपको, एक राजा होता है, उसकी 4 रानियां होती है, उसके ये होता है वो होता है, इस तरीके से बोलते हैं अपन। ये बच्चों हिस्टोरिकल प्रेजेंट है, यानी ऐतिहासिक वर्तमान काल है, अर्थात ये बात तो बीती हुई है लेकिन इसको प्रेजेंट टेंस में कहा जाता है। जरा दूसरा सेंटेंस और देखो, एंड देन और फिर, बिगिंस, एंड देन बिगिंस और फिर शुरू होता है, द बैटल ऑफ वाटरलू। एंड देन बिगिंस द बैटल ऑफ वाटरलू, और फिर शुरू होती है वाटरलू की लड़ाई। और बच्चों इसमें क्या होता है, वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन अंतिम रूप से परास्त हो जाता है। इतिहास में पढ़ते हैं आप, जो मित्र राष्ट्रों की सेनाएं हैं उन सेनाओं के द्वारा नेपोलियन वॉज फाइनली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू, अर्थात नेपोलियन बच्चों वाटरलू के युद्ध में जो निर्णायक रूप से परास्त हो गया था। तो ना एंड देन और फिर, एंड देन बिगिंस द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है बच्चों। तो यहां पर कायदे से ये बच्चों कि और फिर के अर्थ में आपने यहां देन का प्रयोग किया है, यहां नाउ का प्रयोग करना भी युक्त होगा। एंड नाउ यानी और अब शुरू होता है वाटरलू का युद्ध। और तब, या तब का अर्थ देगा ना बच्चों, तब तो फिर ये बिगिन आना चाहिए था, लेकिन यहां ये फिर का अर्थ देता है। फिर का मतलब होता है वंस अगेन, है ना। और ठीक है, वंस अगेन इस प्रकार से फिर बोलते हैं, और फिर। ठीक है, एंड देन का मतलब होता है और फिर शुरू होता है क्या, यानी और तब गलत आएगा। अगर तब बोलोगे आप इसको तो यहां पर सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर तब बोलोगे तो यहां पर क्या बनानी पड़ेगी बच्चों, सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो चूंकि तब बोलोगे तो सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी, इसलिए बच्चों यहां इसको आपको क्या बोलना चाहिए, आपको इसे फिर बोलना चाहिए, है ना। तो एंड देन बिगिंस द बैटल ऑफ वाटरलू, और फिर बच्चों वाटरलू की लड़ाई चालू होती है। उसी तरीके से एक सेंटेंस और जरा देखो, जब बच्चों अपन कहते हैं कि कोई भूतकाल की बात है तो आप बोलते हो समुद्रगुप्ता, ध्यान देना, समुद्रगुप्ता, ठीक है, इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ऐसे तो बोलते हैं। अब बच्चों समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया जानते हैं ना, तो समुद्रगुप्ता है और ना नेपोलियन है, तो बात तो इतिहास की है।
लेकिन आप इसको वर्तमान में कहते हैं इसलिए इज का प्रयोग किया गया। बच्चों आपको बताया अगर इज एम आर का प्रयोग हो रहा है और वाक्य में किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है तो ऐसे वाक्यों का टेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल होता है। और ऐसे वाक्यों में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करती है बल्कि मेन वर्ब की तरह फंक्शन करती है। और ऐसे वाक्यों में बच्चों एक बात और समझ लो कि ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें हमेशा जो सब्जेक्ट होता है ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आता है वह बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं होता। वह ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता बल्कि वह क्या होता है, एस सी माने सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। वह एस सी माने सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। दैट्स द रीजन सच सेंटेंसेस कैन नॉट बी पेशिव वॉइस्ड, यानी इस प्रकार के वाक्यों को पेशिव वॉइस नहीं किया जा सकता है। मेरा मतलब यह है कि उनको क्रम वाच्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उनको क्रम वाच्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों आपने क्या निष्कर्ष निकाला, इन तीनों वाक्यों को पढ़ के हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जिन वाक्यों में हिस्टोरिकल प्रेजेंट होता है, क्या होता है बच्चों, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, जिन वाक्यों में हिस्टोरिकल प्रेजेंट होता है उसे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी हिस्टोरिकल प्रेजेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी हिस्टोरिकल प्रेजेंट को भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। आशा है बच्चों आपको ये जो बात है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसको एक बार उतार लें, नहीं उतारा तो जल्दी जल्दी उतारो। तो बच्चों आशा जी आपने उतार लिया होगा। अब आगे वाली बात पर ज्यादा ध्यान लगाओ। एक होता है बच्चों प्लान्ड फ्यूचर, पीएफ। ये पीएफ क्या है, ये बच्चों प्लान्ड फ्यूचर होता है। तो प्लान्ड फ्यूचर में क्या होता है बच्चों, कोई भी चीज को आप पहले ही प्लान कर लेते हो कि साहब पहला ये जो है नियोजित भविष्य कहते हैं हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं आप बच्चों, हिंदी में बोलते हैं उसको नियोजित भविष्य। ठीक है, तो ये पीएफ हो गया आपका। तो यहां पर हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको हटाया यार, इसकी जगह क्या कर दिया जरा बताओ, पीएफ। अब पीएफ क्या है, प्लान्ड फ्यूचर है। तो प्लान्ड फ्यूचर में जरा ध्यान देना बच्चों, पहले ही पता आपको कि क्या होगा तो उसको प्रेजेंट सिंपल में कहा जाएगा। हालांकि वो बात भविष्य की होगी, उस सेंटेंस का जो टाइम होगा वो फ्यूचर होगा, लेकिन फिर भी उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या किया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा। दैट सेंटेंस शैल बी फ्रेम्ड, दैट सेंटेंस शैल बी फ्रेम्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसको बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस में फ्रेम किया जाएगा। जरा ध्यान देना, माई फादर, ठीक है, माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, यानी मेरे पिताजी जो है वो अगले महीने रिटायरमेंट होंगे, पेंशन याफ्ता होंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, पेंशन तो पुराने कर्मचारियों को मिलती थी, अब जो नए हैं बेचारे वो तो टेंशन में रहेंगे, उनको तो कोई नहीं मिलेगी पेंशन वगैरह। यानी आओ, हमारी बात दूसरी थी कि साहब ये बताइए कि मेरे पिताजी अगले महीने क्या होंगे, पेंशन याफ्ता होंगे, तो वो तो बाद में होंगे, तो अपने क्या कहना चाहिए था, माय फादर विल रिटायर, ऐसे बोलना चाहिए था। ऐसे भी बोला जा सकता है, लेकिन बच्चों ये प्लान्ड फ्यूचर अर्थात सब कुछ आपको पहले ही पता है कितने तारीख को होंगे, इसलिए उसको क्या कहना चाहिए, उसको विल के साथ प्रयोग न करके इस सेंटेंस को आपको क्या करना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में ही फ्रेम करना चाहिए। क्लियर हो गया है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, ये प्रेजेंट सिंपल में बोला मैंने। उसी तरीके से देखो बच्चों, आपको पता है प्रधानमंत्री जयपुर आएंगे, तो ऐसे थोड़ी मर्जी आई और धोती कुर्ता उठाया और चल पड़े, कुर्ता पजामा उठा के चल पड़े, कि वो आम आदमी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए बच्चों उनको क्या करना पड़ता है, इस सब की पहले से योजना बनानी पड़ती है। इस सब की पहले से क्या करनी पड़ती है बच्चों, उनके कर्मचारी तय करते हैं, उनके पीए वगैरह तय करते हैं, जी आज पीएम का दौरा कहाँ होगा, ठीक है, कल पीएम का दौरा कहाँ होगा। तो बच्चों आपको सेंटेंस देता हूं मैं, जरा ध्यान देना। प्राइम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, विजिट्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो। देखो बच्चों मैंने विल विजिट का प्रयोग नहीं करके यहां भी विजिट्स का प्रयोग किया है। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों,
निष्कर्ष तो बहुत आसान है। जैसे बच्चों हमको सबको पता हमारा स्कूल जो दोबारा कब खुलेगा, तो अब तो कोरोना आ गया, अगर कोरोना नहीं आया होता तो आप जानते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह 1 जुलाई को खुल जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, आवर स्कूल्स विल रीओपन, तो विल का प्रयोग नहीं करके आप कहेंगे आवर स्कूल्स रीओपन्स ऑन द 1 जुलाई। ठीक है, ऑन द 1 जुलाई, इसका मतलब जो है जुलाई की 1 तारीख को हमारे स्कूल क्या करेंगे, खुलेंगे। तो सबको पता है वो डेट फिक्स है। तो जो डेट वगैरह फिक्स होती है तो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें ऐसे थोड़ी मेरा जन्मदिन जो है 1 जुलाई को आएगा कुछ नहीं आता है, तो आपको क्या कहेंगे, आप उसको बच्चों आएगा नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि आपका जन्मदिन कब आएगा, वो सब आपको तय है। तो इस प्रकार का बच्चों, उसको इस प्रकार की जो बनावट होती है उसे आप क्या बोलते हैं, इस प्रकार की बनावट को बच्चों पीएफ बोलते हैं। पीएफ का मतलब समझ गए, यदि वाक्य में प्लान्ड का मतलब जानते हो नियोजित, प्लान्ड फ्यूचर, यदि वाक्य में बच्चों प्लान्ड फ्यूचर का भाव है तो सच सेंटेंसेज शैल आल्सो बी फ्रेम्ड, तो बच्चों ऐसे वाक्यों को भी आप क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। ठीक है, इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? बहुत आसान बात है, समझ में आ जानी चाहिए। बहुत आसान बात है बच्चों, बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अगर पीएफ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, उतारो इसको। इसी से मिलती जुलती एक बात और बताने वाला हूं आपको। अच्छा, एक बात और सुनो बच्चों, प्राइम मिनिस्टर के पहले द का प्रयोग होना चाहिए। क्या बोला मैंने? ये बच्चों पीएम है ना, तो द तो आएगा, लेकिन जब इस पीएम के साथ किसी का नाम भी आ जाए, जैसे टू द प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं आप, एप्लीकेशन तो क्या लिखोगे, टू द प्राइम मिनिस्टर ही लिखोगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आगे आपने अगर नरेंद्र मोदी भी लगा दिया तो बच्चों फिर क्या हो जाएगा, फिर ये जो द है ना ये हट जाएगा। समझ में आ गया? मैं ये कहना चाहता हूं कि नेम के साथ क्या आ जाए भाई, एक तो ये उनका सरनेम है और ये उनका नेम है, तो ये तो असल नाम है, और ये उनका पदनाम है, तो ये पदनाम है और ये असल नाम है। तो पदनाम और असल नाम अगर साथ साथ आते हैं तो पदनाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना सख्त वर्जित है। बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आ गई है तो बहुत खुशी की बात है। अब बच्चों आगे वाला जो पॉइंट है वो आपको हम पढ़ाएंगे, पीएफ आपने जाना। अब बच्चों हम बताएंगे आपको, देखो टी ए बताएंगे आपको एस ए। अब प्रश्न ये टी ए एस ए क्या है, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, एक काम ऐसा है जो समय साथ के हिसाब से चलता है। आपको पता है मेरी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, और आपको ये पता है कि मेरी क्लास कितने बजे खत्म होती है। इस बात के ऊपर ना मेरा जोर चल सकता है ना बच्चों आपका चल सकता है, क्योंकि ये तो टाइम टेबल्ड एक्टिविटी है, ये तो शेड्यूल्ड एक्टिविटी है। अर्थात ये तो हमारे जो उच्चाधिकारी हैं, है ना, वो इस बात को तय करते हैं कि अध्यापक को कितने बजे आना है और कितने बजे आकर के उसको क्या करना है, अपना वक्तव्य, अपना भाषण जो शुरू करना है। तो इसमें मेरा जोर नहीं है और बच्चों आपका भी नहीं है। टाइम टेबल आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आकर के सुनना है। जो सुनेगा वो तो कुछ पाएगा, लेकिन जो नहीं सुनेगा वो नहीं पाएगा। तो इसमें आपका और मेरा बस नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये टाइम टेबल्ड काम है। तो जो टाइम टेबल्ड होते हैं जिसपे हमारा जोर नहीं चलता उनको प्रेजेंट सिंपल में कहना चाहिए। जैसे बच्चों आपको बताता हूं मैं, आवर ऑफिस, अभी तो ऑफिस तो टाइम से चलेगा, तो आवर ऑफिस वर्क्स, हमारा दफ्तर क्या करता है बच्चों, हमारे दफ्तर में काम होता है या हमारा दफ्तर काम करता है। दफ्तर तो क्या खाक काम करेगा, उसमें रहने वाले कर्मचारी काम करेंगे। तो बच्चों आप हिंदी में पढ़ते हो नहीं हो क्या, शब्द शक्तियां होती है, विधा होती है, लक्षणा होती है, व्यंजना होती है। तो विधा भी तो क्या है, जैसा दिखा वैसा लिखा। जैसे गाय चल रही है तो वो विधा है, लेकिन जैसे मोहन को परेशान मत करो भाई, ये तो बेचारा गाय है, तो गाय थोड़ी है वो तो गाय के जैसा है, इसमें गाय के लक्षण है, उसको लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। उसी तरीके 4 बज गए, तो 4 बज गए तो चोर ने क्या सोचा, 4 बज गए, चोरी का टाइम हो गया। पुजारी ने सोचा घंटे बजाने का टाइम हो गया। बच्चे ने सोचा स्कूल से छुट्टी होने का टाइम हो गया। तो उस वो व्यंजना है, क्योंकि उसके मीनिंग जो है अलग अलग निकालते हैं लोग, अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। तो अब बच्चों में यह कह रहा हूं कि और ऑफिस वर्क्स, तो बच्चों हमारा ऑफिस काम करता है। समझ गए होंगे ऑफिस काम नहीं करता है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति, इसको पहचानने की कोशिश करना है। ठीक है, और ऑफिस वर्क्स यानी हमारा काम करता है, हमारा ऑफिस काम करता है फ्रॉम। ठीक है बच्चों, ये 10 क्या कर दिया मैंने, 10 ये कर दिया 10 to 5, और बच्चों आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। आप समझ गए, एम पी एम समझ, आप अंडरस्टूड है। यानी इसका मतलब ये हुआ 10 to 5 का मतलब होता है कि हमारा दफ्तर जो है बच्चों ये काम करता है
और हमारा दफ्तर जो 10 to 5 काम करता है, तो अंडरस्टूड है कि जब 10 AM से काम करेगा तो जो 5 है वो तो PM ही हो जाएगी। एक AM होगा तो दूसरा PM होगा, एक इंटे मेरिडियन होगा तो एक पोस्ट मेरिडियन होगा। एक को बच्चों पूर्वाहन कहते हैं, तो एक को क्या बोलते हैं, एक को उत्तराहन कहते हैं। एक को पूर्वाहन कहते हैं तो एक को उत्तराहन कहते हैं, और जो बीच में आता है बिल्कुल नून, उसे हम अपराहन कहते हैं। मध्याह्न भी कहते हैं, मध्याह्न अपराहन इस तरीके से कुछ बोलते हैं, ठीक है। एरिया तो बच्चों आपको बताया गया टाइम टेबल एक्टिविटी में, तो बताया आवर ऑफिस फंक्शंस या आवर ऑफिस वर्क्स, या बच्चों फंक्शंस भी आ सकता है। क्या आ सकता है, फंक्शंस भी। तो हमारा ऑफिस क्या करता है बच्चों, फंक्शन करता है, काम करता है। तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक काम करता है। तो कैसी एक्टिविटी है बच्चों, ये टाइम टेबल एक्टिविटी है। उसी तरीके से देखो, द फर्स्ट ट्रेन फॉर जयपुर लिखना बच्चों, द फर्स्ट ट्रेन फॉर जयपुर, तो जयपुर की पहली गाड़ी। अब बच्चों प्रश्न ये है कि जयपुर की थोड़ी है गाड़ी, वो तो जयपुर के लिए है, इसलिए मेरे को फॉर का प्रयोग करना पड़ा, यहाँ ऑफ का प्रयोग नहीं किया मैंने। द फर्स्ट प्रयोग है ना, कई किताबों में लिखा हुआ है साहब द ट्रेन, द फर्स्ट ट्रेन ऑफ जयपुर। जयपुर की कोई गाड़ी नहीं है, जयपुर किसी गाड़ी का मालिक नहीं है, इसलिए ऑफ यहाँ सटीक नहीं है, यहाँ फॉर सही है। तो द फर्स्ट ट्रेन फॉर जयपुर, ठीक है बच्चों। लीव्स, लीव्स का मतलब जानते हो, लीव्स का मतलब वो स्टेशन छोड़ती है, प्रस्थान करती है एट 3, ठीक है। ये दे दिया बच्चों 3, और ये दे दिया आपको PM दे दिया। क्या दे दिया, PM दे दिया। तो जयपुर के लिए जो पहली गाड़ी है वो शाम को 3 बजे शुरू होती है। जयपुर के लिए पहली गाड़ी जो है बच्चों वो शाम को 3 बजे शुरू होती है। तो आप बताइए इसको कौन सी श्रेणी में रखोगे। ये बच्चों टाइम टेबल है, और टाइम टेबल है तो है, इसमें तो जो है वो मामला फिक्स है, अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों हमारा जो स्कूल है, वो जो मैंने आपको सेंटेंस बताया थोड़ी देर पहले, उस पर भी आपको जरा गौर करना चाहिए। क्योंकि हमारा स्कूल बच्चों 1 जुलाई को खुलेगा, तो उस पर आपका कोई जोर नहीं चलेगा। तो उसको आप जो है किस में ले सकते हो, प्लान्ड फ्यूचर में मतलब, क्योंकि आपने थोड़ी प्लान बनाया है, वो तो टाइम टेबल एक्टिविटी है, शेड्यूल्ड एक्टिविटी है। तो आप यूँ कह सकते हैं, जरा ध्यान दो, आवर, यूँ लिखो बच्चों, ये दोगे आवर, ठीक है। अब आवर क्या है बच्चों, स्कूल नहीं आएगा, स्कूल्स करो, क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे हैं। अब चूंकि आपने यहाँ जोड़ दिया तो आगे मत जोड़ देना। अवर स्कूल्स रीओपन, हमारे स्कूल खुलते हैं। अवर स्कूल्स रीओपन ऑन, ठीक है, ऑन, ये आ गया बच्चों 1 जुलाई, ऑन 1 जुलाई, है ना। एवरी ईयर, एवरी ईयर, हर साल हमारे स्कूल क्या करते हैं, खुलते हैं, 1 जुलाई को खुलते हैं। और अगर एवरी ईयर भी हटाओ आप तो भी बच्चों खुलेगा। अगर आप ऐसे भी बोलोगे तो भी ये TTA अर्थात टाइम टेबल एक्टिविटी आएगा। तो बच्चों समझो आप इसमें क्या है। अगर वाक्य में ध्यान दो टाइम, और ये दो टेबल्ड, और दो बच्चों एक्टिविटी, क्या दे दिया, टाइम टेबल्ड एक्टिविटी, ठीक है बच्चों। इसे अन्यथा और क्या बोल सकते हैं, इसे बच्चों अन्यथा आप कह सकते हैं, जरा ध्यान देना, शेड्यूल्ड, SHEDULED, शेड्यूल्ड एक्टिविटी। अगर वाक्य में टाइम टेबल्ड एक्टिविटी या शेड्यूल्ड एक्टिविटी का भाव है, तो ऐसा वाक्य सदैव बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखा आएगा। तो बच्चों ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या क्या बातें हैं। मोटी मोटी बातें बच्चों आपको करीब करीब सारी समझा दी गई है, फिर भी जो थोड़ी बहुत बच रही है वो बातें भी आपको हम बताएंगे, और बहुत आनंद से बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
तो बच्चों समझ गए आप, क्या क्या चीजें समझा दी गई है आपको। यदि वाक्य में टाइम टेबल्ड एक्टिविटी या शेड्यूल्ड एक्टिविटी का भाव है, शेड्यूल्ड यानी होता है बच्चों पहले से निर्धारित, पहले से तय किया हुआ कोई कार्यक्रम हो, तो इस प्रकार का वाक्य जो है बच्चों उसका टाइम भले फ्यूचर हो सकता है, लेकिन उस सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही फ्रेम किया जाता है। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई दूसरी हमारे लिए हो नहीं सकती। अब बच्चों हम जरा आगे अपनी बात को लेते हैं और ये देखना चाहते हैं कि और क्या क्या स्थिति रहती है। अब बच्चों एक चीज आप जानते हो कि आप क्रिकेट तो देखते ही हो, तो क्रिकेट जब आप देखते हो तो क्या होता है, लाइव कमेंट्री आती है। तो जो लाइव कमेंट्री अगर किसी सेंटेंस में आ रही है, लाइव कमेंट्री क्या आ रही है, लाइव कमेंट्री आ रही है, जरा ध्यान दो, ये है एल और ये सी। एल सी का मतलब जानते हो ना, तो ये बच्चों एल सी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, एक तो एलओसी होती है तो लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन ये तो एलसी है। एलसी का मतलब क्या होता है, एलसी का मतलब जैसा कि आपको बताया लाइव कमेंट्री होता है। जरा एक सेंटेंस देखना आप, विजय अमृतराज, ठीक है बच्चों, ये दे दिया हमने विजय अमृतराज, ठीक है। तो बच्चों जैसे आपने सेंटेंस लिखा तो ये विजय अमृतराज से मतलब क्या समझिए आप, ये क्या है बच्चों, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम है। तो विजय अमृतराज, अब मान लो ये किसी को परास्त कर देता तो आप क्या करोगे, बीट, बीट यानी परास्त करना, बीट्स, विजय अमृतराज बीट्स मुखर्जी। अब बच्चों आप ये देखो कि यहां मुखर्जी क्या कौन है, क्रिकेटर का नाम है, और विजय अमृतराज कौन, ये भी क्रिकेटर का नाम है, हालांकि किसी बहुत पुराने जमाने के हैं परंतु हैं तो हैं। तो विजय अमृतराज क्या करता है बच्चों, विजय अमृतराज ने मुखर्जी को पछाड़ा। अगर बच्चों मैंने ऐसा बोला तो मुझे बीट्स का प्रयोग न करके यहां सेकंड फॉर्म बैट का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि स्पेलिंग एक ही रहेगी, लेकिन ये बच्चों सेकंड फॉर्म होती है, इसका उच्चारण बदल जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, बैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैट। तो इसका प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करके मैंने यही किया। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है बच्चों कि लाइव कमेंट्री जो होती है तो उसका टाइम बच्चों थोड़ा सा पास्ट ही होता है, इंस्टेंट पास्ट होता है, परंतु फिर भी आप क्या करते हैं, परंतु फिर भी बच्चों आप उसको किस में लिखते हैं, आप उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, है ना। उसी तरीके से बच्चों दूसरा सेंटेंस जरा देखो, ये वो जो अनुष्का वाला क्रिकेटर है, क्या नाम है उसका, उसका नाम तो कोहली है, तो लिखेंगे बच्चों विराट कोहली, तो ये लिख दिया हमने कोहली हिट्स द बॉल, कोहली हिट्स द बॉल ओवर द फेंस, ओवर द फेंस। आ गया समझ में, बहुत आसान है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ जी, कोहली क्या करता है, कोहली हिट्स द बॉल, कोहली बॉल को हिट करता ओवर द फेंस, यानी और क्या करता है, डोली कूदा देता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, जो बाउंड्री नहीं है उस बाउंड्री वाल को कूदा देता है, तो चौका वौका लगा देता होगा, है ना। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब जो है इतना सा है, जो मैं समझाना चाहता हूँ, क्रिकेटर नहीं हूँ, क्रिकेट की लैंग्वेज मुझे ज्यादा नहीं आती है, पर इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सेंटेंस में बच्चों कौन सा भाव है, जरा देखो, लाइव कमेंट्री का भाव है। अगर सेंटेंस में लाइव कमेंट्री का भाव है तो उस सेंटेंस का टाइम बच्चों पास्ट हो सकता है, लेकिन उस सेंटेंस को किस में फ्रेम करना चाहिए, लेकिन बच्चों उस सेंटेंस को आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल, जरा ध्यान दो, उसको बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही फ्रेम अप करना चाहिए। उस सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बच्चों फ्रेम अप करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई कि क्या पोजीशन रहती है लाइव कमेंट्री की, ठीक है बच्चों। अगर उतारो इसको, फटाफट उतारो। तो लाइव कमेंट्री अगर सेंटेंस में है तो बच्चों ये स्थिति रहेगी। और लाइव कमेंट्री के अलावा बच्चों एक चीज आपको और देखनी चाहिए, लाइव कमेंट्री के अलावा बच्चों एक होता है परमानेंट अरेंजमेंट, टेम्परेरी अरेंजमेंट, जिसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अब बच्चों अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो आपको एक चीज और देखना चाहिए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आगे वाला पॉइंट चलेगा बच्चों, न्यूज़पेपर हेडलाइंस का मतलब जानते हो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस का मतलब होता है अखबारों की सुर्खियां। अब अखबारों की सुर्खियों में बच्चों अखबार में खबर छपकी आ गई कि साहब शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा। अब शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा तो उसने तो 2 दिन पहले दे दिया, तो पास्ट टेंस में, लेकिन बच्चों पास्ट टेंस में तो भी आपको उसको कहना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस में। अब आपको तो पता है बच्चों, ये तो
अभी तो ऐसे गड़बड़ चल रहा है मामला, है ना, पर जो मामला चल रहा है उसको चलने दो। अपने को तो क्या है, अपना सेंटेंस है, उससे मतलब है। और अपना सेंटेंस क्या है बच्चों, जरा मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था न्यूज पेपर हेडलाइंस। एनएच का मतलब बच्चों नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय उच्च मार्ग नहीं होता है, होता होगा, पर हमारे यहाँ इसका मतलब न्यूज पेपर हेडलाइन है, जब मैं चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। तो न्यूज पेपर हेडलाइन की क्या स्थिति है बच्चों, देखो, द एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है बच्चों, ये हो गया साहब द एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, द एजुकेशन मिनिस्टर। अब बच्चों अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर के आगे नाम भी लगा दूं गोविंद सिंह डोटासरा निवर्तमान, तो द तोटेगा फिर तो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पदनाम भी आ जाए और धनी का नाम भी आ जाए। ऐसे में क्या होता है कि पदनाम से पहले जो आर्टिकल लगा हुआ होता है वो हट जाता है, लेकिन यहां तो बच्चों रहेगा। तो द एजुकेशन मिनिस्टर, और बच्चों हमने क्या बोला, ये शब्द है बच्चों, जरा ध्यान दो, इसको रिसाइन नहीं बोलते हैं, इसको बच्चों से नहीं ज बोलेंगे, रिजाइंस। क्या बोला हमने, द एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, रिजाइंस। एक शब्द होता है बच्चों साइन, अगर री को हटा दो तो इसको बोलेंगे साइन। साइन का मतलब जानते हो, साइन करना, लेकिन री लगाते हैं बच्चों, इसको साइन नहीं बोलेंगे, रिसाइन नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे इसको क्या, रिजाइंस। तो जो शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा, शिक्षा मंत्री ने क्या कर दिया बच्चों, बहुत अच्छा काम, मतलब इस्तीफा दे दिया, है ना। उसी तरीके से आप जरा आगे वाला सेंटेंस और लेते हैं, आगे वाला सेंटेंस वो है बच्चों, जैसे मान लो हम कहते हैं कश्मीर के अंदर जो है, जो ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते क्या, एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं, जरा देखो, ये है बच्चों एक्सट्रीमिस्ट। इतिहास अगर पढ़ते हो तो आप पढ़ते होंगे बच्चों, एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं और मॉडरेटर्स भी होते हैं, मॉडरेट्स। तो जो एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं बच्चों, उनको गरम दल कहते हैं, लाल बाल पाल का नाम तो सुना ही होगा। ये बच्चों क्या होते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, है ना। तो बच्चों मैंने आपको कहा कि एक्सट्रीमिस्ट, है ना, स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या किया उन्होंने, क्या कर दी उन्होंने, जो स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक का मतलब जानते हो, हड़ताल वगैरह कर दी, स्ट्राइक, एक्सट्रीमिस्ट स्ट्राइक। अगेन, अगेन का मतलब होता फिर, इन, ठीक है, इन कश्मीर। तो कश्मीर में क्या हुआ बच्चों, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, अर्थात जो गरम दल के लोग हैं, जो गरम दल वाले हैं, है ना, तो इन गरम दल वालों ने क्या कर दिया, इन्होंने बच्चों फिर से क्या कर दी, वहां हड़ताल कर दी, उन्होंने फिर से हड़ताल कर दी। तो सारांश क्या निकला, जरा बताओ। सारांश बच्चों कुछ नहीं निकला, बहुत सरल सा सारांश है। अगर किसी सेंटेंस में कौन सा भाव है जरा बताना, अगर किसी सेंटेंस में बच्चों ऐसा आपको लिखना है, यानी किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन, क्या बोला मैंने बच्चों न्यूज़पेपर की हेडलाइन के बारे में बोला, जरा ध्यान दो। अगर सेंटेंस में कौन सा भाव है, ये एन एच दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, वापस उसी को लेते हैं। तो एन एच है बच्चों, एन एच का मतलब जानते हो क्या होता है, ये एन एच, बताओ एन एच का मतलब क्या होता है, एन एच का मतलब होता है, जरा ध्यान देना, ये होता है न्यूज पेपर हेडलाइंस। तो न्यूज पेपर हेडलाइंस का भाव अगर किसी सेंटेंस में है तो उसको भी कौन से टेंस में लिखना पड़ेगा, उसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरीके से आपने ये देखा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है बच्चों, उसके बारे में मोटी मोटी बातें, बल्कि बहुत जरूरी बातें मैंने आपको सारी बता दी है, और जो नहीं बताई है वो भी बताएंगे, और आज ही बताएंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, किस पर, आगे वाले दिन पर उसको नहीं छोड़ेंगे। तो आगे क्या जरा ध्यान देंगे। एक बात है बच्चों, कोटेशन भी होता है कभी कभी, जानते हो, कभी कभी कोटेशन होता है, कोई कोटेशन आता है। कोटेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उद्धरण। क्या बोलते हैं, उद्धरण। अगर किसी वाक्य में उद्धरण है तो उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहना चाहिए, जैसे द गीता, ठीक है, ये हो गया आपका द गीता सेज, यानी गीता कहती है, क्या कहती है, साउल, ये आत्मा है बच्चों, इज, ठीक है, साउल इज इमोर्टल। गीता में क्या कहा गया है कि मनुष्य मरता है, उसका शरीर मरता है, परंतु उसकी रूह है या उसकी जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती है, वो अमर रहती है। तो गीता कहती है। तो बच्चों इज का प्रयोग किया गया, इज बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कोटेशन जो होता है, उसी तरीके से मंडेला क्या कहता है, जरा ध्यान देना, नेल्सन मंडेला क्या बोलता है, नेल्सन मंडेला लिखना, सेज, सेज क्यों, सेड, उन्होंने, अब थोड़ी कहते हैं वो तो मर गए, तो मर गए तो बच्चों शेड आएगा, लेकिन उधर आइए फिर भी प्रेजेंट सिंपल आएगा। क्या जरा ध्यान देना, एजुकेशन लिखना, एजुकेशन
is the education is the most powerful weapon, most powerful weapon. ठीक है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन that we can use to change the world. इस तरीके से बच्चों नेल्सन मंडेला ने कहा कि शिक्षा वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग बच्चों आप इस दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं. शिक्षा वह सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार है जिसका प्रयोग आप इस दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं. अब बच्चों अंतिम बात आपको समझाऊंगा मैं. आज की जो अंतिम बात है उस पर जरा गौर फरमाएंगे आप और ध्यान से सुनेंगे. वो बात क्या है? वो बात बच्चों ये है, स्पेशल है बच्चों, ये रूल, ये स्पेशल रूल है, इस पर जरा गौर फरमाएंगे. ये स्पेशल रूल क्या है बच्चों? जरा देखना, लिखते जाना. ये बच्चों कुछ नहीं, एक ट्रिक इजाद की गई है आपके लिए. क्या लिखा हमने? देखो फोनेटिक्स में लिखा है बच्चों कि स्वामी उस लड़के को हमेशा भूखा रखता है. स्वामी उस लड़के को हमेशा भूखा रखता है. इस ट्रिक के माध्यम से बच्चों आपको हम क्या समझाएंगे? आपको हम कुछ विशेष बातें समझाएंगे. जरा विशेष बातें क्या, गौर फरमाओ आप. सबसे पहले बच्चों स्वामी का एस अंडरलाइन कर लो. बहुत अच्छे. इसका पहला अक्षर, इसका एल, इसका के, इसका एच, ध्यान देना, भूखा बी, आर, और ये बच्चों है. अब मैं इसमें से क्या निकाल रहा हूं जरा ध्यान देना. ये जो बच्चों सी है ना, एस बराबर लिखो SEEC. क्लियर हो गया है? यू में क्या आएगा बच्चों जरा ध्यान देना. इसका यू बराबर होगा अंडरस्टैंड. उतारो स्पीड से. ये हो गया अंडरस्टैंड. फिर बच्चों के बराबर क्या होगा? नो. और एच बराबर क्या होगा? एच बराबर होगा बच्चों हियर. हियर. उसी तरीके से देखो जरा, है ना, बी बराबर क्या होगा? बिलीव. ये हो गया बिलीव. ठीक है. उसी तरीके से आर बराबर क्या होगा बच्चों? रिमेंबर. रिमेंबर. और पुनः एच बराबर क्या होगा बच्चों? एच बराबर होगा हेव. ठीक है. एच बराबर हेव होगा. और बच्चों एक एल छूट गया ना. किधर है एल? ये एल. इस एल को बच्चों यहां ले लेता हूं मैं. एल बराबर होगा बच्चों लव. और जब लव है तो बच्चों क्या आ जाएगा? लव का उल्टा हेट भी आ जाएगा. और बच्चों इसके पर्यायवाची भी आ जाएंगे. LIKE लाइक. और उल्टा क्या हो जाएगा? डिसलाइक. डिसलाइक भी इसमें शामिल है. ठीक है. और ये जो आर है बेटा, आर है बच्चों, इसमें क्या है? जो रिमेंबर है, इस रिमेंबर के साथ में क्या है? एक रिजेंबल एक वर्ब होती है. इसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं. अब बच्चों आपको क्या समझाना है? आपको जो बात समझानी है वो अंतिम बात इतनी सी है कि ये जो क्रियाएं मैंने ऊपर लिखी है, इन क्रियाओं का प्रयोग बच्चों सदैव प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही किया जाता है. और अगर पास्ट में हो रहा तो पास्ट सिंपल में ही होगा. इनका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होगा. उदाहरण से एक बात क्लियर करता हूं. आई एम लविंग यू. अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमको प्रेम कर रहा हूं. जबकि आपको पता है ऐसा आपने कभी बोलते हुए नहीं सुना होगा. छठी क्लास का बच्चा भी कह सकता है कि आई एम लविंग यू नहीं होता, बल्कि क्या होता है बच्चों? शुद्ध तो आई, और ये हो गया लव, और ये हो गया यू. कहने का मतलब लव में ING नहीं जुड़ सकता. अब आप कहोगे साहब कभी कभी जुड़ता है, जैसे योर लविंग सन. तब इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि वह लविंग शब्द जो है वो वर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि किसी नाउन के पहले आकर के एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है. क्लियर है? वो एक अलग चीज है. यानी वो वर्ब की तरह फंक्शन ही नहीं कर रहा है. बच्चों ये क्रियाएं जो मैंने लिखाई है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स.
ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब्स है विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जो बच्चों कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आती है। तो इन क्रियाओं को आप बच्चों विशेष संदर्भ में याद करेंगे। दे आर नेवर यूज्ड इन देयर कंटिन्यूअस फॉर्म, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है कभी भी अपनी कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु अगर किया जा रहा है तो ऐसे वाक्य को शुद्ध करने के लिए उस वाक्य को उसी टेंस के सिंपल में बदलना चाहिए। अगर वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसे प्रेजेंट सिंपल बनाओ, अगर वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसे पास्ट सिंपल बनाओ, अगर वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसे फ्यूचर सिंपल बनाओ। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। बच्चों नमस्कार।